हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो वैकेंसी है 2023 वाली, उसकी कट ऑफ के बारे में। और आज हम इस वीडियो में जो सारी कैटेगरीज के कट ऑफ हैं, टीएसपी, नॉन टीएसपी, और उनमें भी जो वुमेंस है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं, सारे स्पोर्ट्स पर्सन के, पीएच कैंडिडेट्स के, एमई के, उन सब के बारे में, एक्स सर्विसमैन के बारे में, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है और उनके पीछे मेरे क्या तर्क हैं। उनको भी मैं आज आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। और हो सके तो आप नेगेटिव कमेंट से बचें, क्योंकि ये मेरे पर्सनल विचार हैं। हो सकता है आप एग्री हो और हो सकता है आप एग्री ना करो उन चीज़ों से, लेकिन मेरा क्या व्यू रहने वाला है इस पर, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो मेरा पिछला वीडियो था रिजर्वेशन पे लेकर कि कैसे रिजर्वेशन वर्क करता है, उसमें कमेंट किया था कि आप अपनी जो अनुमानित कट ऑफ है वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। तो इस वीडियो में आज हम वही करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। और इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो ये मैंने जो तैयार करी है सारणी, उसमें मैं आपको जो भी मेरे अनुमानित कट ऑफ है वो मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा। और कमेंट्स में आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। उसके अलावा जो सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजंस बताना चाहूँगा जिन चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो अदर वैकेंसीज होती है और इस वैकेंसी में कुछ कुछ मूल या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि जो कट ऑफ मार्क्स है उसको नीचे लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है इस वैकेंसी में, तो आप देखेंगे कि सीईटी के थ्रू अब ये वैकेंसी हो रही है, यानी सीईटी में बहुत से लड़कों को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इसमें और बहुत सारे कैंडिडेट होते जो कि सीईटी में बाहर हो गए हैं, जो 1-2 नंबर से बाहर हुए हैं, 5 नंबर से बाहर हुए हैं या 10 नंबर से बाहर हुए हैं, तो वो क्या इस पेपर को अच्छे से अटेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि टाइम कितना मिला है सीईटी के बाद में। जैसे मान लीजिए कोई लड़का था अच्छी आईक्यू वाला, लेकिन अगर उस टाइम पे उसने तैयारी नहीं करी थी और अगर उसका सिलेक्शन होता तो बाद में उसको इतना टाइम मिलता कि वो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता था इसकी, और कंपटीशन बहुत हाई हो सकता था। लेकिन वो सारी चीज़ें इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में नहीं हुई है, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है और ये कट ऑफ नीचे रहने वाली है। कितनी नीचे रहेगी वो अभी आपको बताऊँगा, आप उसको देखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि हर वैकेंसी में जो विमेंस होती हैं, जो महिला कैटेगरी है, उसका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। रीट में आप देखिए कितनी ज़्यादा विमेंस होती है। कई बार तो वो जो लड़कों की सीट हैं उनको भी वो कवर कर लेती है लड़के, क्योंकि उनको मिनिमम रिजर्वेशन तो है ही, और साथ ही जो अगर अच्छे नंबर्स वाली मार्क्स वाली जो महिलाएँ हैं, वो बहुत सारी सीटें ओपन कैटेगरी में भी लेती हैं और अपनी जो खुद की कैटेगरी है उनमें भी वो कवर करती है। तो इसमें वुमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहा है। इसकी वजह से भी इस पे इसकी कट ऑफ पर प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखने वाला है। तीसरा रीज़न है जो न्यू गवर्नमेंट आई है। आप देखेंगे कि पिछली वैकेंसीज़ में कितनी धांधली की खबरें आती थी। हो सकता है कुछ कुछ गड़बड़ियाँ बहुत ऊपर के स्तर पर इसमें भी रही हों, जिसके चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन जो ओपनली जितना पहले हुआ है गड़बड़ियाँ, जितना पेपर जैसे सीधा व्हाट्सएप पे बिकने लगे थे पेपर, ऐसा लगने लगा था, इतना माहौल ख़राब हो गया था कि कोई भी पैसे दो सिलेक्शन लो, वो वाली स्थिति इस भर्ती में नहीं रही है। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले थे। किसी भी स्तर पर मुझे नहीं लगता इसमें गड़बड़ी हुई होगी। 1% भी गड़बड़ी होने के चांसेस मुझे इसमें नहीं लगते हैं, क्योंकि पूरी हाई अलर्ट मोड पे सरकार थी और उन्होंने इस भर्ती को अंजाम दिया है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि खाली न्यू गवर्नमेंट से नहीं है, जो लिमिटेड स्टूडेंट थे, जो कैंडिडेट थे, वो रह गए थे, क्योंकि सीईटी के बाद में शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे और बहुत ही लिमिटेड लोगों को एग्ज़ाम करवाया गया है। तो जब भी लिमिटेड लोगों का एग्ज़ाम होता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें गड़बड़ियाँ होंगी, और सारे संभाग स्तर पर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद में एक और कारण की चर्चा करूं तो लेवल जो था पेपर का वो बहुत ही अच्छे किस्म का था। इसमें ऐसा नहीं है कि आप रट के गए RSR JFNR के रूल्स और वहाँ पे आप करके आ गए, जैसा कि पिछली वैकेंसी में था। तो वैसा माहौल इधर बिल्कुल नहीं था। ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर था।
और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पेपर बन जाता है। जब टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक विद्यार्थियों के ऊपर प्रेशर रहता है कि वो लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 100वां क्वेश्चन अटेंड कर रहा है और उसको सामने घड़ी पे दिख रहा है कि अब आधा घंटा ही रह गया है, यानी आधे घंटे में उसको 50 क्वेश्चन करने हैं, जो कि होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मिनट तो खा ही रहा है। तो 50 मिनट के क्वेश्चन 30 मिनट में करना है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही उसको बड़ा क्वेश्चन दिखेगा वो उसको स्किप करके जो छोटे क्वेश्चन है उसको करने की प्रयास करेगा। इस चक्कर में उसका रिदम टूटेगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो जो नेचुरल तरीके से वो सॉल्व कर रहा था वो उसको नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें कई लोगों के क्वेश्चन भी छूटे हैं। उनको जो बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन सरल है, वो उनको अटेंड ही नहीं कर पाए क्योंकि उनको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। फिर मैं एक और चीज़ की बात करूँगा, जो ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई की वजह से टाइम मैनेजमेंट में लड़कों को दिक्कतें आ रही थी। जैसे मान लीजिए अभी किसी एग्ज़ाम में 5 मिनट बाकी हैं, तो होता क्या था नॉर्मली पहले एग्ज़ाम्स में कि 5 मिनट बाकी है तो वो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन जो उसने रिव्यू के लिए छोड़ रखे हैं, या जो ऐसे क्वेश्चन है जो नए हैं लेकिन छोटे क्वेश्चंस है, वो उनको कर लेता था। उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि कुछ क्वेश्चन में मैं ई गोला भरना भूल जाऊंगा तो उसकी मेरे लिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसा प्रेशर पहले नहीं होता था। अब 10 मिनट एक्स्ट्रा भले ही मिले हों, लेकिन ये प्रेशर ऐसा बड़ा है कि उसको ई गोले का ध्यान रखना पड़ता है और वो उसके दिमाग में चलता रहता है कि कहीं मेरे ये भी ना छूट जाए। तो इस वजह से भी कट ऑफ नीचे आने के चांसेस हैं। अब इन सारी रीजन्स को ध्यान में रखते हुए जो मैंने अनुमान लगाया कट ऑफ का, उसके बारे में अब आपसे चर्चा करूँगा। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी में यानी ओपन कंपटीशन में जो कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो ये है कि क्योंकि विडो और जो डिवोर्सी कैटेगरीज़ की जो महिलाएं हैं, ये पूरी सीटें भरने ही नहीं वाली हैं, ये आधी सीटें नॉट अवेलेबल रहेगी। इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि इन हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में वैसे भी कंपटीशन कम है और ऊपर से सीटी से शॉर्ट लिस्टेड हो गई हैं और महिलाएं, और उसमें फिर जितनी सीटें दी गई है उतनी मिलना मुश्किल है। तो पहली बार भी ये नॉट अवेलेबल रही थी, तो इस बार भी सारी सीटें नहीं भरेगी और इन सीटों का फ़ायदा ऊपर मिलेगा। यानी कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो इसको कैरी फॉरवर्ड तो किया नहीं जा सकता, तो इनके जगह पर जो है वो सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाएं सेलेक्ट होंगी। तो इसका फ़ायदा मिलने की वजह से जो अनुमानित कट ऑफ है, वो मैंने जो सारे रीजन्स बताए थे उनके अलावा ये तीसरा रीज़न है कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम होने के कारण, पहले तो पार्टिसिपेशन कम है और दूसरा रीज़न ये है कि उनमें से क्वालिफाई भी बहुत कम कर पा रही हैं। तो इसकी वजह से जो पुरुषों को या फिर सामान्य महिलाओं को फ़ायदा डेफिनेट नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो है 535 के आसपास, और जो मैं वुमेंस की बात करूं तो वो कट ऑफ रह सकती है 745 के आसपास। ये मेरा पर्सनल अनुमान है और ये मैंने बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं उनको सोच समझ के फिर आपके सामने रखा है, और मुझे लगता है इसी के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। उसके बाद भी आप स्वतंत्र है कमेंट्स करने के लिए, जैसे भी आप चाहें। फिर हम बात करेंगे ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी में भी सेम चीज़ रहने वाली है। जो विडो है और जो डाइवोर्सी महिलाएं हैं उनकी सीटें खाली रहेंगी, यानी जितनी सीटें उनको दी गई वो उतनी भरेगी नहीं। उसकी वजह से ऊपर वाली जो कैटेगरी है यानी जनरल में जो सामान्य पुरुष और महिलाएं, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इस वजह से महिलाओं की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। इसका मेन रीज़न ये है कि उनको पहले तो सीधा सीधा ये फ़ायदा मिल रहा है, जो कि डिवोर्सी और विडो महिलाएं पहले जितनी सीटें सामान्य महिला में से खाती थी वो अब नहीं जा रही है, तो महिलाओं को तो और ही अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो इस हिसाब से जो मेरी ओबीसी की कट ऑफ मैं बताऊंगा वो है 510, और वुमेंस के लिए अगर मैं बताऊं तो वो है 410। ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 900। फिर हम आगे चलते हैं। तो ओबीसी के बाद में यहाँ पर एमबीसी की मैं भी बात करूँ तो जो मैं यहाँ पर एमबीसी लिख देता हूँ, तो एमबीसी में भी जो विडो और डिवोर्सी महिलाएं हैं उनके लिए तो पूरी सीटें भरेगी नहीं, और इसके अलावा जो एमबीसी में विमेन की कैटेगरी है वो भी जो क्वालिफाई कर जाएंगी, यानी कि मैं पूरा नॉट अवेलेबल तो नहीं लिखूंगा यहाँ, लेकिन जो क्वालिफाई कर जाएंगी यानी कि जो 40% मार्क्स दोनों पेपर्स को मिलाकर ले आएंगी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी
और जो एमबीसी के जो सामान्य पुरुष या सामान्य जो पुरुष हैं उनकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 475 के आसपास रह सकती है। अब हम आगे बता कि इन कैटेगरीज में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा फायदा महिलाओं को होने वाला है, क्योंकि जो डिवोर्सी और जो विडो वाली महिलाएं वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उनकी सीटें सामान्य महिलाएं से भरी जाएंगी। तो ओबीसी और जनरल में तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है महिलाओं को रहने वाला है, यानी जनरल के पुरुष और ओबीसी के पुरुष और फिर जनरल की महिला और ओबीसी की महिलाओं की जो कट ऑफ में अंतर है वो सामान्य वैकेंसीज की तरह न रखे, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी में जो मेरे विचार से कट ऑफ रह सकती है उसमें जो भी महिलाएं क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। विडो और डिवोर्स में भी ऐसा होने वाला है, इनमें तो सीटें खाली भी रहने वाली है। तो ये जो 40% मार्क्स ले आएंगी वो सारी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी। सॉरी 40 नहीं, 35% मार्क्स, जो दोनों पेपर्स को मिला के 35% मार्क्स ले आएंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी एससी में। और जो एससी के पुरुष हैं उनमें अगर देखें तो ये मेरिट जो है या कट ऑफ जो है 440 तक जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे एसटी के लिए। तो एसटी के लिए भी यही होने वाला है। विमेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो जो भी क्वालिफाई कर जाएंगी वो सेलेक्ट है इसमें भी। और जनरल जो एसटी के पुरुषों को अगर देखें तो एसटी के जो पुरुष हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 400 नंबर तक जाने की संभावना है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए जो नॉन टीएसपी एरिया था वो पूरा हो गया है। अब हम टीएसपी की बात करेंगे। तो टीएसपी में जो जनरल की पुरुषों की कट ऑफ है वो 435 तक जाने का अनुमान है। बाकी जो महिलाएं हैं जो क्वालिफाई कर रही हैं वो सारी सेलेक्ट होने वाली हैं। यहाँ पर जो भी क्वालिफाई करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर टीएसपी एससी की, अगर टीएसपी एससी की बात करें तो मेरे हिसाब से 375 नंबर जो ले आएगा टीएसपी एससी का पुरुष वो सेलेक्ट हो जाएगा। और महिलाओं के लिए जो भी क्वालिफाई कर जाएंगी वो सारी सेलेक्टेड है। उसके बाद में टीएसपी एसटी की बात करें तो टीएसपी एसटी में जो भी क्वालिफाई कर जाएगा, बस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि पेपर का लेवल और कंपटीशन को देखते हुए जितनी सीटें इनके लिए अवेलेबल है उनके हिसाब से देखते हुए जो भी इसमें टीएसपी एसटी के लोग हैं वो क्वालिफाई भी कर जाएंगे अगर, तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों इसकी बात टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए सारी कैटेगरीज की अनुमानित जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देखेंगे कि जो यहाँ इस बार जो मामला है वो पिछली बार से काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि जितनी सीटें पीएच को मिल रखी है वो भी पूरी भरने की संभावना नहीं है। अब जब पूरी नहीं भरेगी तो इनकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उनको फ़ायदा होगा। इसीलिए मैंने रेस्पेक्टिव कैटेगरी की कट ऑफ इस टाइप से आपको बताई थी, क्योंकि जो पीएच कैंडिडेट है वो भी पूरे नहीं मिलने वाले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी पूरे नहीं मिलने वाले हैं, और जो एक्स आर्मी मैन है वो भी पूरे नहीं मिलने वाले हैं। मतलब कि इन सब में जो सीटें खाली रहेंगी वो उनकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरीज है वो भरी जा चुकी है वैसे तो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने के लिए एडजस्टमेंट करना होता है। यानी जब हम यहाँ से कोई सेलेक्ट करते हैं तो फिर वर्टिकल से उसको एक जने को बाहर निकालना पड़ता है, तो वो पहले से सेलेक्टेड है, तो यहाँ से अगर कम सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उनकी सीटें बच रही है उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में। अब हम बात करेंगे एमई की। ये सबसे स्पेशल केस मुझे इस बार लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर की लैंग्वेज थी और पेपर का जो लेवल था उसमें मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके जो विभागीय कार्य हैं उनमें कई चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोसीजर को काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो इनकी जो मेरिट है वो एसटी से कम जाए ऐसा अनुमान मैं नहीं लगाता हूँ, क्योंकि एसटी से कम जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें भी अच्छा कंपटीशन रहा है। एमई में क्या हुआ है कि जो नए जो बच्चे हैं, जो लेटेस्ट एलडीसी की वैकेंसीज निकली है, जैसे 2020 में जो अपॉइंट हुए हैं, 2018 में जो अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पर जो नई वर्कफोर्स है उसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होना है। और जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो रेगुलर स्टडी के टच में भी रहे हैं और उनको भी पता था कि कितना बड़ा उनके लिए मौका है सेलेक्ट होने का इस बार। तो इसमें कंपटीशन बढ़ा है। इस वजह से जो इनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज होगी, यानी कोई ओबीसी का
स्टूडेंट है वो एमई का है, तो जो ओबीसी की जो कट ऑफ है उसी से उसके सेलेक्ट होने के चांसेस मुझे लगते हैं। एमई की कट ऑफ अलग से जाए, एसटीसी भी कम जाए, ऐसे चांस मुझे नहीं लगते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपकी जो राय है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जब भी एमई की आएगी तो मुझे लगता है कि जो उसकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज है उनमें अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर आपको सेलेक्ट माना जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की मैंने आपको बात कर ही ली थी पिछली वीडियो में। उसमें मैंने बताया था आपको कि जो आपकी सोशल बैकवर्ड की क्लास है, यानी जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाली क्लास है, तो ये सारी क्लास हैं, ये वाली जो यहाँ पे दे रखी है, इनके हिसाब से ही आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने होते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो कैटेगरीज हैं वो आपकी कैटेगरी नहीं है, वो एक आपको कंसेशन है, स्पेशल कंसेशन है। तो स्पेशल कंसेशन होने के कारण वो आपकी कैटेगरी नहीं मानी जाएगी, कैटेगरी तो आपकी यही रहने वाली है। तो इसमें जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखे हैं वही आपके ऊपर लागू होंगे, यानी कि ओबीसी के लिए दोनों पेपर को मिला के 40%, अलग अलग पेपर को सेपरेटली देखें तो 35% होने ज़रूरी है ओबीसी जनरल के लिए, और अगर SC STs के लिए देखें तो उनको 30% सेपरेटली लाने पड़ेंगे ईच पेपर्स में, और उनको मिला के जो है 35% में मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन है कोई, तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप पूछेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है मिनिमम, तो वही है जो उसकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में है, जो उसकी कैटेगरी में होगा वही उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होने वाले हैं। एमई के लिए क्या होने वाला है, तो एमई के लिए भी जो उसकी खुद की कैटेगरी है उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है वही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपके होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।